बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान मीर। ईरान और पाकिस्तान इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कह कौन रहा है? ये इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इंटरव्यू में ये कहना है। Said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए अब ये देखें, जो इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। आपको सबको मालूम है कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया और उसके जवाब में फिर ईरान की तरफ से इसराइल के अंदर हमले जारी हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को, एक तो ये जो मैंने बात कही इसराइली वज़ीर आज़म के हवाले से, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से है और रीजन में ये जंग हो किस तरह से रही है। ये मैं चाहता हूँ ज़रा मैप के ऊपर आप देखें, क्योंकि इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं जिनका बिल्कुल सिरे से ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है ना, उसको समझने के लिए ये मैंने नक्शा एक खोला है ताकि मैं समझा सकूं कि किस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है, क्योंकि इस पे बड़े अजीब व गरीब से तबसरे हो रहे हैं। तो ये इस नक्शे की मदद से आपको ये खिता भी समझ में आएगा और ये जंग लड़ी कैसे जा रही है ये भी समझ में आएगी। ये अगर ये समंदर के ये नीले हिस्से के आगे छोटा सा है नुक्ता, चूँकि बहुत छोटा है, शायद वो कैमरे से इतनी दूर से पूरी डिटेल में शायद ना नज़र आ रहा हो। ये जहाँ पे मैंने पेन रखा है, ये ब्राउन सा हिस्सा, ये इसराइल है और इसी के अंदर ही सारा वो गज़ा का और फ़लस्तीन का भी हिस्सा है, सारा इसी के अंदर। अब इसकी अगर सरहदें लगती हुई देखें तो इसके इमीडिएट जो पड़ोसी बनते हैं मुल्क, ये ऊपर लेबनान बनता है इसके साथ बिल्कुल, और इसके साथ ये शाम बनता है, सीरिया जिसके कहते हैं, और इसके यहाँ पे अगर देखूँ मैं नक्शे में तो ये उर्दन है, जॉर्डन जिसे कहते हैं, और ये नीचे बड़ा सा ग्रीन जो हिस्सा है ये सारा इजिप्ट है, मिस्र है, ये सारा। अच्छा, ये तो हो गए इसके इमीडिएट हमसाए। अब उसके बाद इसके आगे जाके फिर एक तय दर तय जैसे कहते हैं ना, मुल्क सारे लगते हैं। ऊपर से अगर देखना शुरू करें तो सीरिया के पीछे टर्की है, तुर्किया जिसे कहते हैं आज, और इसके पीछे अगर ये देखें तो इराक़ है। जो इराक़ की जो सरहदें हैं वो सीरिया से भी लगती हैं, तुर्की से भी लगते हैं, नीचे ये उर्दन से भी लगती हैं और नीचे यहाँ सऊदी अरब से भी लगती हैं। और इराक़ के पीछे ये जो बड़ा सा हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा है, ये ईरान है सारा। ठीक है जी। ईरान से भी अगर पीछे चले जाएं तो ईरान के ये हिस्से में जो ज़ाहदान की तरफ ये नीचे को जाएंगे तो ये बलोचिस्तान से ये वाला हिस्सा, ये नीचे पाकिस्तान है, ये दरमियान में ये ऊपर अफ़गानिस्तान है और ये ऊपर जाके ये तुर्कमानिस्तान है, और यहाँ से ईरान ये ऊपर अज़रबैजान भी लगता है और वो फिर आगे दूसरे ममालिक शुरू हो जाते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ से अगर आप देख पाएँ तो ये दूर दूर तक ये सारे ममालिक जो हैं ये इस्लामी मुल्क हैं सारे, और दूर दूर तक कोई दूसरा ऐसा मुल्क नहीं है। ये नीचे अगर जाएं तो छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे, ये कतर भी है, इसका जिक्र नहीं मैंने नीचे किया है, सऊदी अरब के साथ यहाँ कतर भी है, ये नीचे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मुत्तहिदा अरब अमारात जिसे हम कहते हैं। तो ये सारा, और ये ऊपर जाएंगे तो ये कुवैत यहाँ लगता है इराक़ के साथ भी, और ये सऊदी अरब की भी उसमें। तो ये दो मुल्कों के दरमियान छोटा सा एक मुल्क जो है वो कुवैत भी है। तो ये सारी रियासतें जो है ना दूर दूर तक ये इस्लामी मुल्क हैं। एक और भी मैप है, वैसे मैं उसमें भी अगर आपको दिखा पाऊँ, ये एक मैप है, इसमें शायद आपको ये थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए कि ये जो सब हिस्से सारे किए हुए हैं ना दूर दूर तक, ये मैंने एक दिन इनकी तादाद गिनी थी कि अगर ये सारे दूर दूर तक गिने, कुछ हिस्से सब्ज़ नहीं भी हैं, ये भी ऊपर मुसलमान मुल्क ही हैं, जैसे मैंने कहा ना यहाँ ईरान का वो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये सारे दूर दूर तक ये कोई 20-22 के करीब मुल्क बनते हैं। यानी ये इसराइल बिल्कुल छोटा सा नुक्ते की तरह, और इसका टोटल रकबा जो अगर आप देखें तो ये 22,000 मुरबा किलोमीटर का एक छोटा सा खिता है, और इसकी आबादी अगर इसराइल की वहाँ देखें तो वो 1 करोड़ के अंदर ही है इसकी आबादी है। और लेकिन जो इर्द गिर्द हैं ये रकबे के एतबार से भी, वसाइल के भी एतबार से बहुत बड़े बड़े इस्लामी मुल्क हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ये इनमें से कोई भी इसराइल के साथ बराह रास्त टकराव में आज के वक्त में नहीं आया। वो पहले अरब इसराइल वॉर हो चुकी हैं, वो उसका अभी हम तस्करा नहीं करते, हमारा मौजू नहीं है। जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है वो ईरान है, और उसके बाद जो दुश्मन नंबर 2 पे उन्होंने गिना और उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान है। और इन दोनों से ख़तरा क्या है? वो कहते हैं जी कि इन दोनों से ख़तरा ये है कि यहाँ पे कोई जेन्युइन इस्लामी हुकूमत ना आ जाए। एक तो ये है कि यहाँ से मैं सिर्फ अखज़ ये करता हूँ कि आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में अगर हम नंबर लिस्ट निकालें तो 50 से ऊपर इस्लामी मुल्क हैं। इसराइल को किसी से ख़तरा नहीं है, ठीक है जी। ख़तरा वो किससे अपने आप को करार देता है? वो कहता है जी ईरान से ख़तरा है कि जहाँ इस्लामी हुकूमत है, और या पाकिस्तान में ख़तरा है कि जहाँ पे कोई ऐसी इस्लामी हुकूमत आ जाए और फिर उससे इनको ख़तरा है। तो एक तो हम ये भी समझ लें कि ये यहूदियों को, ये जो ख़ास तौर पे नेतन्याहू का पूरा टोला है जो दहशतगर्द हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने दहशत फैला रखी है, पूरी दुनिया को जंग के दहाने पे ले आए। यहाँ इन्होंने देखें, हम तो पिछले 2 साल में इन्होंने पूरा गज़ा को बिल्कुल मलियामेट कर दिया, और वहाँ पे अगर देखें तो 55-60 हज़ार जो इंसानी जानें ज़ाया हुई, बच्चे थे, औरतें थे, निहत्ते बिल्कुल जिनका कोई लेना देना नहीं था जंग से, वो इन्होंने तबाह बर्बाद की है। और अब ये आके इसने ईरान पे हमला किया है, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे, ईरान के मुख्तलिफ़ जगहों पे हमला किया, जिसमें वो एटमी तनसीबात भी थी, वो मतलब उसमें था। और इसको अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं थोड़ा सा ज़रा तज़किरा पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान भारत जंग का भी इसमें करना चाहूँगा, जो हमने हालिया मई में हमने देखा कि जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अच्छा, उसमें भी मैं बार बार उस वक्त में ये कहता रहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमलावर तो हुआ है, लेकिन उसमें इसराइल का नेक्सस जो था वो भारत के साथ बहुत ज़्यादा शदीद था कि इनके जो एक्सपर्ट्स थे, जो जंगी एक्सपर्ट्स थे, वो जाके इंडिया में बैठे रहे, उन्होंने हर तरह की सपोर्ट वहाँ उनको दी, उनकी एयरफोर्स को, उनकी टेक्नोलॉजी के पीछे वो खड़े हुए। लेकिन पाकिस्तान से चूँकि मुँह की खाना पड़ी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम दुनिया में एक बड़ी कुव्वत के तौर पर पाकिस्तान को जाना जाता है। उन्होंने टेस्ट किया, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान को, कि ये किस तरह से आगे से रिएक्ट करता है, तो पाकिस्तान से तो मुंह की खानी पड़ी, तो वहाँ से उन्होंने ये सारा मामला लपेट लिया। और अब वो यहाँ पे आके उन्होंने ईरान के ऊपर ये अटैक किया। तो ये सारे अगर हम देखें, ज़ुबानी तो कहने को अब मजम्मत भी की है बहुत सारे मुस्लिम दुनिया में से, सऊदी अरब ने भी की है, पाकिस्तान भी बड़ा डट के वहाँ सलामती काउंसिल में उन्होंने मजम्मत भी की है, सारी चीज़ें की हैं। लेकिन असल में देखें तो ईरान को ये जंग ज़ाहिर है लड़नी पड़ रही है ख़ुद से। और ये अगर डिस्टेंस इसका, मैं तेहरान इनका कैपिटल है, ये यहाँ पे, यहाँ से अगर इसराइल का जो कैपिटल बनता है तल अवीव जिसे हम कहते हैं, उसको देखें तो ये इसका फासला जो 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर से ऊपर है। और इसका जो नियरेस्ट किसी पॉइंट से भी इसका एरियल डिस्टेंस देखें, फ़ज़ाई जो इसका मैं देखूं फासला, तो ये को 1300 किलोमीटर के लगभग बनता है। तो जाहिर है ये इन सारे ऐसे ममालिक से, ये देखिए तुर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, या इवन नीचे ऑप्शंस क्या हैं अब ईरान के पास। ईरान जब हमला करता है तो इससे पहले, यानी अगर इसराइल को देखें तो इसराइल हमला करता है तो ये एक किस्म के ये सारे उसके लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। इसराइल को कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर से मिसाइल गुजर के जाते हैं, इन मुल्कों को कोई मसला नहीं है, ये गुजरने देते हैं उसको। अगर जहाज़ से भी अटैक करें तो इन मुल्कों को भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ईरान वापस इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर अटैक करना चाहता है, ये करता है जब, तो उसको सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो यहाँ से कहीं से भी फायर करेगा तो इराक भी अमरीकी ज़ेर असर है, तुर्की भी अमरीका के ज़ेर असर है, सीरिया भी इस वक्त जो है वो अमरीका के ज़ेर असर है, उर्दन भी जो है वो तो बहुत शदीद किस्म का ज़ेर असर है उनके, और ये इजिप्ट भी, और नीचे सऊदी अरब भी, और ये बाकी जो मुल्क हैं उनका तो खैर जिक्र करना। अब ऑप्शंस क्या होती हैं उनके पास? ईरान जब फायर करता है ऊपर वाले हिस्से से जाके, ये तब्रेज़ और ये ऊपर वाले हिस्से से जाके अगर ये फायर करें कोई भी चीज़, तो उनको यहाँ से टर्की, सीरिया गुजरना पड़ेगा, टर्की गुजरना पड़ेगा, सीरिया गुजरना पड़ेगा, शाम, और ये फिर जाके इसको हिट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन में क्या है उसके पास? ईरान अगर यहाँ से हिट करता है तो उसके पास इराक है, और उसके बाद या वो सीरिया के ऊपर से गुजरेंगे, इराक सीरिया के ऊपर से, फिर इसराइल को हिट कर सकते हैं कहीं भी। या फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि इराक के बाद जॉर्डन आता है, उर्दन, और उसके बाद वो हिट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर वो समुद्री रूट भी इस्तेमाल करते हैं, समंदर के अंदर से भी किसी जगह से अपने बहरी जहाज़ों से या आबदोज़ों से कोई मिसाइल फायर करते हैं, तो तब भी उसको, उसके रास्ते में फिर ये कुवैत आ सकता है, सऊदी अरब आ सकता है, और फिर आगे आके
उर्दन आएगा, यानी किसी भी ऑप्शन में दाएं तो ईरान के लिए मैं इसे कहता हूं कि ये बहुत ही एक मुश्किल तरीन जंग है। जाहिर है ज़मीनी तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है या इम्कान कोई नहीं है, ना इसराइल के पास इतनी कुव्वत है, इतने वसाइल हैं कि उसने जाके वहाँ पे ईरान के ऊपर कब्ज़ा करना है, और ना ही ईरान यहाँ से आके कोई ज़मीनी रास्ते से यहाँ पे कब्ज़ा कर सकता है। तो ये सारी की सारी फ़िज़ाई जंग है, टेक्नोलॉजी की जंग है, जिसमें एयरफोर्स और मिज़ाइल ख़ास तौर पे जो हैं वो सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मतलब कभी ईरान पे तनकीद भी करते हैं कि देखें जी मुस्लिम जो मुल्क है उसने छेड़ तो लिया है इसको, या उसने हमला किया तो इसने ईरान ने जवाबन इसके ऊपर मिज़ाइल तो दाग दिए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। वो जितने 100 मिज़ाइल अगर दागते हैं तो वो 90 के करीब जो है 90% जो है वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको गिरा देता है। मैं कहता हूँ खाली इसराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं गिराता उसको, ये सारे के सारे ये रास्ते में जितने मुल्क हैं ना, इन सारों में अमरीकी इन्फ्लुएंस भी है, और ख़ास तौर पे जॉर्डन में तो बहुत ज़्यादा, और अगर इधर से भी आएंगे सऊदी अरब से भी तब भी। तो ये सारे के सारे ईरानी मिज़ाइलों को रोकने के लिए ये बैठे हुए हैं, वहाँ तक तो पहुँचेगा बाद में। बहरहाल मैं फिर भी कहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में हमें तो एक तो ये सारी सूरत हाल मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसराइल के हवाले से हम देखें तो एक तरफ तो इसराइल ने हमला तो कर दिया, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है एक तरफ तो ये कह रहा है कि जी हमें बताए बगैर इसराइल ने हमला कर दिया, लेकिन साथ ही वो ये कहता है कि अगर ईरान इसके जवाब में हमला करेगा तो फिर हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हम ईरान को सबक सिखाएंगे या जो भी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारे के सारे इसराइल के पीछे खड़े हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका जो है वो इसके पीछे खड़े हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि इनकी आशीर्वाद के बगैर ये इस तरह की ये चीज़ खित्ते में हो रही हो। क्योंकि आप ये भी जान चुके हैं कि ये जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं इस वक्त, ये गज़ा के अंदर गज़ा को खाली करने का प्लान लेके आए हैं, और वो ये कहते हैं कि गज़ा को फ़लस्तीन से खाली कर दें, फ़लस्तीनियों से खाली कर दें, और इसके अंदर वो जनाब वो पूरा एक बिज़नेस हब इसको बनाएंगे, टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। अच्छा, मैप से ये सारा कुछ समझाने का मकसद ये था कि दूर दूर तक ये सारा खित्ता जो है मुसलमान मुल्कों से घिरा पड़ा है। आपने देखा कि फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने जुल्म ढाया, इतना जुल्म ढाया कि उनकी नस्ल कुशी की सारी, और वो सारे का सारा वहाँ पे मासूम बच्चे, औरतें और सबको वहाँ पे इन्होंने कत्लेआम किया, और दुनिया में से किसी ने इसका हाथ नहीं रोका। देखिए खाली मुज़म्मतों से क्या होता है, इवन वहाँ पे साल 1.5 साल तक कोई जंग बंदी की करारदाद भी वहाँ मंजूर नहीं हो सकी। अब आके करारदाद इन्होंने सलामती कौंसिल से मंजूर किया ये एक दिन पहले। तो उसके आगे खड़े होने वाला कोई भी नहीं, इन मुल्कों में से किसी मुसलमान मुल्क ने ये जुर्रत, ये हिम्मत नहीं की। हमें तो शर्म आती है अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी कि ये हमारे हुक्मरान हैं, इस तरह के हुक्मरान हैं कि जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि जो मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, किस तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तो कम अज़ कम आप वैसे जंग नहीं लड़ सके तो कम अज़ कम उनका हाथ ही रोकें, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। तो आज ये चूँकि नेतन्याहू की वीडियो का भी मैंने इसीलिए हवाला दिया कि वो भी ईरान और पाकिस्तान को चूँकि दुश्मन नंबर 1 इसलिए समझता है कि अगर किसी वक्त कोई इनके आगे को खड़ा होगा तो ये ईरान और पाकिस्तान ही है, और आज ईरान के साथ तो इन्होंने जंग शुरू कर दी है। तो मेरा सिर्फ लोगों से ये कहना है कि बजाय इसके कि हम नुक्ताचीनी करते हैं और कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं कि देखें जी ईरान क्या कर लेगा इसराइल का, और भाई इतनी जुर्रत की है, ये 20-25 ममालिक में से तो किसी ने जुर्रत भी नहीं की खड़े होने की, तो ये कम अज़ कम जुर्रत की है, और फिर इसराइल भी उसको दुश्मन समझता है तो इसीलिए उसी पे हमला किया। तो हमला किया है, वो खड़े हैं, आगे डट के खड़े हैं, जितनी उनमें ताकत है सकत है वो अपना कर रहे हैं। मैंने उस सारी मुश्किलात भी बताई हैं कि कितनी मुश्किल जंग है, वो आसान जंग नहीं है कि बॉर्डर लगते हो आप अपनी ज़मीनी फ़ौज दाखिल कर दें या कुछ और ले आएँ, वहाँ टैंक ले आएँ, पैदल दस्ते ले आएँ, तो छोटा सा मुल्क है तो वो आप उसको ओवररन कर दें या जिस तरह से भी जंग हो, तो वैसी तो सूरत हाल ही नहीं है। तो जो उसके पास वसाइल हैं, जितना को वो कर सकता है, तो उसने इतनी जुर्रत किया, उनके ऊपर मिसाइल बरसाए हैं, उनके सिस्टम ने उनको आगे से इंटरसेप्ट भी किया, वो एक अलग बात है। तो इतनी जुर्रत दिखाना आज के दौर में ये कुछ छोटी मामूली बात नहीं है। तो हमें बजाय कीड़े निकालने के, हमें ये नुक्ताचीनी करने के, मुस्लिम दुनिया को, मुस्लिम जो अवाम है ख़ास तौर पे, उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे की राह में बह के वो तनकीद ना शुरू करें। देखिए जंग के वक्त में हिम्मत बनाना अपने फ़ौजियों की, देखें मैं ये नहीं कहता कि कमज़ोरियाँ नहीं होती, मुसलमान मुल्कों में उनके हुक्मरानों के अंदर ये कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हैं कि आज हम इस कमज़ोर पोजीशन पे खड़े हैं, लेकिन जब जंग छिड़ गई है
तो उस वक्त आके फिर हमें ये कमज़ोरियाँ खामियाँ गिनवाने की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त हिम्मत बंधाना जो है वो और इनका हौसला बढ़ाना जो है वो ज़रूरत होती है। और हमें ईरान का भरपूर हौसला बढ़ाना चाहिए कि जो वो खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, मैदान में खड़े हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी इस चीज़ पे उनकी मदद करेगा।